हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम बात करने वाले हैं विंडलास बायोटेक के Q1 FY27 रिजल्ट्स परफेक्ट नहीं थे, लेकिन ये नहीं कहेंगे हम कि रिजल्ट्स खराब थे। इनफैक्ट मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दी थी, ओवरऑल ब्लेंडेड गाइडेंस दी थी, मैनेजमेंट ने वो अचीव किया। अगर हम टॉप लाइन ग्रोथ की बात करें तो वो लगभग 20% के आसपास नजर आई, 18-19% के आसपास नजर आई। लेकिन जहां से हम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे वहां से ग्रोथ नहीं आई। इनफैक्ट कंपनी की जो ट्रेडिशनल सेगमेंट है, सीडीएमओ सेगमेंट, जहां पर विंडलास ब्रांडेड जेनरिक प्लेयर्स के लिए सीडीएमओ मैन्युफैक्चरिंग करती है, जहां से इनका 80% के आसपास रेवेन्यू आता है, उस सेगमेंट ने बहुत बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई। यहां पर ग्रोथ लगभग 29% ईयर ऑन ईयर नजर आई, जबकि हम उम्मीद कर रहे थे कि यहां पर ग्रोथ लगभग 20% के आसपास आएगी। इनफैक्ट मार्जिन भी इस सेगमेंट में बहुत बहुत अच्छे नजर आए ड्यू टू फेवरेबल प्रोडक्ट मिक्स। ये एक सरप्राइज था। हमने जब इन्वेस्टमेंट थीसिस डिस्कस की थी तो हमने बात की थी कि कंपनी की जो ओवरऑल ग्रोथ है ना, वो ट्रेड जेनरिक सेगमेंट से ज्यादा आएगी, लेकिन ट्रेड जेनरिक्स पिछले 4 क्वार्टर से बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। इनफैक्ट इस क्वार्टर में ट्रेड जेनरिक्स का रेवेन्यू लगभग फ्लैट था। मैंने लास्ट जब अपडेट वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको बताया था कि कैसे इनका जो ब्लॉकबस्टर ड्रग हुआ करता था, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग ये सीडीएमओ में और ट्रेड जेनरिक्स में किया करते थे, वो सरकार ने बैन कर दिया। इस ड्रग का नाम था कोडीन। अब कोडीन बैन होने की वजह से कंपनी के ऊपर जो ट्रेड जेनरिक सेगमेंट है उसमें बहुत बड़ा हिट आया। लगभग 40 से 50 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू सिर्फ इस ड्रग से आते थे, जिसकी वजह से पूरी ही सेगमेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। हाउएवर अगर इस क्वार्टर में हम और नजदीक से अगर रिजल्ट देखते हैं तो हमको मिलता है कि जो ट्रेड जेनरिक सेगमेंट है ना, उसमें से अगर कोडीन पार्ट को हटा दिया जाए तो भी कंपनी के ट्रेड जेनरिक सेगमेंट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। वहां पर हमको ग्रोथ फ्लैट नजर आ रही है। इसका क्या रीजन है पता नहीं। मैनेजमेंट से बहुत क्वेश्चन भी पूछे गए, लेकिन मैनेजमेंट ने कोई क्लियरली जवाब नहीं दिया। हमारी इन्वेस्टमेंट थीसिस के हिसाब से इस सेगमेंट को बहुत अच्छा परफॉर्म करना था, क्योंकि इस सेगमेंट में जो मार्जिन्स हैं वो हायर है, जबकि जो सीडीएमओ सेगमेंट है उसमें ट्रेडिशनली मार्जिन्स इतने ज्यादा हाई नजर नहीं आते। इसके अलावा मार्जिन एक्सपेंशन की हमारी दूसरी थीसिस थी इंजेक्टेबल्स का प्लांट, जो 2028 में शुरू होगा और 2029 में वहां से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मैक्सिमम आएगी। अब 2029 का हमें इंतजार करना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि इंजेक्टेबल्स कैसा परफॉर्म कर रहा है। रिमेंबर, वहां से 100 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू आने की उम्मीद है। एक बहुत अच्छी बात जो इस रिजल्ट्स में हमें नजर आई वो ये आई कि कंपनी के एक्सपोर्ट रेवेन्यू बहुत अच्छी तरह स्केल अप कर रहे हैं। एक्सपोर्ट रेवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर भी मार्जिन्स हाई होते हैं, है ना। तो एक्सपोर्ट रेवेन्यू पिछले 3-4 क्वार्टर से लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ट्रेड जेनेरिक्स ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है। इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स, यानी सरकार जब जेनेरिक ड्रग्स इनसे खरीदती है, वो ऑर्डर्स यूजुअली बल्क में आते हैं और वो कंसिस्टेंटली नहीं आते। इसलिए जो उनका रेवेन्यू होता है ना, वो बहुत ज्यादा आर्बिट्री होता है। एक क्वार्टर में बहुत ज्यादा रेवेन्यू आते हैं वहां से और दूसरे क्वार्टर में कुछ भी रेवेन्यू नहीं आते, ठीक है। तो पिछले 2-3 क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल रेवेन्यू भी बहुत अच्छा नहीं आ रहा। हो सकता है H2 FY27 में ये इंस्टीट्यूशनल रेवेन्यू भी हमें रैंप अप होता हुआ नजर आए। यहां पर भी मार्जिन्स कहीं ज्यादा बेटर होते हैं इन कंपैरिजन टू आवर बेस बिजनेस। इसके अलावा एक बहुत बड़ा कैपेक्स जो लाइव जाने वाला है H2 FY27 में, ऑलमोस्ट सितंबर अक्टूबर के आसपास ये प्लांट 6 जो है वो कंपनी का लाइव जाने वाला है। एक इन्वेस्टर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको ट्रैक करना पड़ेगा कि कैसे प्लांट 6 के अंदर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ रही है। हम अगले 2-3 साल के अंदर यहां पर 300 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। इस साल मेरे ख्याल से 50-60 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू होगा। नेक्स्ट ईयर शायद 150 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू हो सकता है। 2029 में शायद ये रेवेन्यू 250-300 करोड़ के आसपास पहुंच सकता है। अच्छा, रिजल्ट्स के अंदर ना मुझे एक बात समझ में नहीं आई। बैलेंस शीट के ऊपर आज के दिन में लगभग 260 करोड़ के आसपास का कैश है। मैनेजमेंट इस कैश को कैसे यूज करेगी? या तो वो कोई एक्विजिशन करेंगे या फिर उनको कैपेक्स करना चाहिए। मैनेजमेंट ने दोनों ही चीजों का कोई प्लान नहीं बताया। मुझे नहीं पता मैनेजमेंट इस 250 करोड़ का क्या करने वाली है। ये कॉज ऑफ कंसर्न इसलिए भी है क्योंकि मैनेजमेंट ने जो ओवरऑल गाइडेंस दी है कि उनकी टॉप लाइन अगले 2-3 साल तक लगभग 20% से तो ग्रो होनी ही चाहिए, वो शायद अगर आप कैपेक्स नहीं करते तो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? देखिए, 2026 के अंदर जो कंपनी की टॉप लाइन थी वो 900 करोड़ के आसपास थी। इस साल जो इनका प्लांट 6 है वो लाइव चला जाएगा। 2028 में कंपनी का
जो इंजेक्टेबल का प्लांट है वो लाइव चला जाएगा। इसके अलावा कंपनी 100-150 करोड़ के रेवेन्यू की पोटेंशियल की डी बोटलनेकिंग कर रही है, यानी वो ब्राउनफील्ड कैपेसिटी एक्सपेंशन होने वाली है, कोई ग्रीनफील्ड कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं होने वाली। इन सबको अगर हम ऐड करके देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद कंपनी 2029 तक 1300 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू पोटेंशियल रखती है, अगर ये पीक यूटिलाइजेशन पे काम करेंगे, यानी लगभग 70% 75% के आसपास इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि 2029 में अगर इनके रेवेन्यू 1300 करोड़ होते हैं तो ओवरऑल कंपनी के रेवेन्यू के अगर सिर्फ 14-15% के आसपास बनेगा। और हमने जब ग्रोथ थीसिस डिस्कस की थी तो हमने बात की थी कि ये कंपनी एटलीस्ट 20% से ग्रो होनी चाहिए ताकि शेयर धारक का पैसा बन सके। अब यह सवाल उठता है क्यों कि मैनेजमेंट एग्रेसिवली अपनी टॉप लाइन को एक्सपेंड करने की क्यों कोशिश नहीं कर रही। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैंने जितनी भी इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ी हैं उन पे मुझे समझ में नहीं आया कि कंपनी ऑर्गेनिकली इतनी रैपिडली अपने रेवेन्यूज कैसे ग्रो करने वाली है, अगर वो कैपेक्स भी नहीं कर रहे और मर्जर्स और एक्विजिशंस भी नहीं कर रहे। इस चीज के ऊपर मैं बहुत ज्यादा ध्यान रखूंगा और शायद नेक्स्ट कॉन कॉल में खुद मैनेजमेंट से पूछूंगा भी। इसके अलावा प्रोमोटर्स ने बाईबैक के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया, जिसकी वजह से प्रोमोटर का स्टेक इस क्वार्टर के अंदर हमें 1.5% से बढ़ता हुआ नजर आया। इसके अलावा ईसोप वाला इशू है, मैंने पिछली बार बात करी थी कि मैनेजमेंट ने ईसोप देने का प्लान किया है। इस क्वार्टर के अंदर भी लगभग 12 से 14 करोड़ के आसपास के हमें ईसोप्स नजर आए, जिसकी वजह से ओवरऑल मार्जिन्स हमें डिप्रेस्ड नजर आए। लेकिन कंपनी के ईसोप निकालने के बाद अगर हम मार्जिन्स देखते हैं तो वो 14% के आसपास नजर आए। हमने जो इन्वेस्टमेंट थीसिस डिस्कस की थी उसमें हम 2027 के अंदर कंपनी के मार्जिन्स 15% पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या वो मैनेजमेंट अचीव कर सकती है? बिल्कुल अचीव कर सकती है, लेकिन उसके लिए दो चीजें होनी चाहिए। जो सीडीएमओ बिजनेस है उसके अंदर प्रोडक्ट मिक्स फेवरेबल रहना चाहिए, जैसा कि इस क्वार्टर में था। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशनल बिजनेस है, यानी गवर्नमेंट जो बल्क में आपसे ड्रग्स खरीदती है, और ट्रेड जेनेरिक्स का बिजनेस है, उस बिजनेस को रैपिड ग्रोथ दिखानी पड़ेगी, तभी आपके मार्जिन्स आहिस्ता आहिस्ता 15% की तरफ जाएंगे। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि शायद मार्जिन 14.5% के आसपास ही अटक के रह जाएंगे। ओवरऑल अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूं तो मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन वैसे रिजल्ट्स बहुत बुरे नहीं थे। अगर मैनेजमेंट अपना ग्रोथ प्लान और भी ज्यादा खुलकर बताती तो मेरे जैसे इन्वेस्टर को कहीं ज्यादा वैल्यू नजर आती बिजनेस के अंदर। आई होप आपको ये बिजनेस एनालिसिस अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पैसा जरूर बनेगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।